तो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 पीपीएससी के संदर्भ में अभी तक आपको कई सारे चैनल पे ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि इस बार जो वैकेंसी है आपकी, जैसे कि न्यूज़ 18 ने बताया कि भाई आपकी 1600 के आसपास वैकेंसी जा रही है। वहीं पे अगर आप दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखेंगे तो 1230 पदों की इसने बात की है, जिसमें आपके आरडीओ के 393, रेवेन्यू ऑफिसर के आपके इसमें आरओ के 287 और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के 200 और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आपके 130 हैं और प्रखंड पंचायत राज अधिकारी बीपीआरओ के आपके 75 to 80 हैं और आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के 28 से 30 और नगर कार्यपालक एमईओ के आपके 58 to 60 और जेलर के 50। ये टोटल एक वैकेंसी का ब्यौरा दिया है दैनिक भास्कर ने। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है आपकी 1200 प्लस ही आपकी इस बार वैकेंसी रहेगी। अगर देखिए होता क्या है कि जब इस तरह की न्यूज़ बाहर आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बेस होता है, क्योंकि अब जो आपके न्यूज़ चैनल हैं, जो आपके बड़े मतलब अखबार हैं जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या इसके अलावा और भी न्यूज़ चैनल वगैरह, इनकी इतनी अप्रोच या इनकी इतनी आपके मान के चलिए लिंक होते हैं कि ये भाई सीधे इंटरव्यू कर सकते हैं सीधा अध्यक्ष महोदय से या फिर खास तौर पे मिनिस्टर से भी इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो इसके संदर्भ में इतना तो एक बनता है कि भाई अगर इतनी बड़ी बार बार सुखबुगाहट सी हो रही है कि 1600 पद हैं, 1230 पद हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो 1000 का आंकड़ा है उसके नीचे तो कहीं भी नहीं है। 1000 प्लस वैकेंसी आप खुद ही थोड़ा ध्यान से देखिए कि बीपीएससी की प्रिपरेशन में लास्ट आपने 1000 प्लस वैकेंसी कब देखी थी। शुरुआत में आपकी 64-65 वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रही थी। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो 56 से लेके 59 बीपीएससी वाली जो परीक्षा है वहां से लेके अगर हम लोग पीछे 65 बीपीएससी तक देखें तो बहुत बड़ी वैकेंसी ने बहुत बड़े स्टूडेंट्स को, बड़ी तादाद में विद्यार्थियों को रोजगार दिया है। लेकिन अब अगर बात की जाए थोड़ा सा, तो ये मित्रों इस बार जो आपकी वैकेंसी है इलेक्शंस और सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी टली हैं और यहाँ पर सारे विभागों के अध्याचन भी आने वाले हैं, तो इस बार आपको कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वैकेंसी जो है 1200 प्लस देखने को मिलेगी। अब इसमें एक बड़ी बात यह है मित्रों कि इस समय जो सबसे बड़ा संकट ये है कि कुछ स्टूडेंट जिनकी मेंस की प्रिपरेशन उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, उसके साथ साथ पीटी पे भी वो लगभग मान के चलिए पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, उसके बाद अब वो लोग समझ नहीं पा रहे कि जब उनकी 30 सितंबर के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रिपरेशन थी बहुत अच्छी थी, तो उसके अनुसार इस समय उन्हें मेंस प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, जहाँ उनको पूरी तरह से फोकस अपना प्री पे रखना चाहिए। देखिए मित्रों, प्रीलिम्स इतना ज़्यादा डाइसी है कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो प्रीलिम्स में ही सारे स्टूडेंट हर कैटेगरी के, हर रेंज के, आईआईटीएन से लेके हर मतलब फील्ड के जो स्टूडेंट हैं, इवन सिलेक्टेड ऑफिसर भी जो एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं लेकिन उस पद पे नहीं है, जहां बीपीएससी के ही अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारे विभागों के सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं वो भी, उनका भी जो टारगेट है ना वो एसडीएम बनने का है। इस तरीके से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार में सिलेक्टेड है लेकिन आगे वो यूपी पीसीएस में एसडीएम बनना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्जाम भी हैं। तो ये एक ऐसा फेज है कि इसमें आपको टैलेंट मिलता है जब आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे 4 से 5 लाख विद्यार्थियों को देखते हैं, जैसे कि इस बार है आपका। इस बार जब पहले से क्लियर है, सब लोगों को मौका मिल रहा है कि भाई वैकेंसी बड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि फॉर्म कितना फिल होगा? इस बार जो आपने नहीं देखा वो होगा, कम से कम भी आपके 5 to 6 लाख फॉर्म आपको दिखेंगे कि भाई 5 से 6 लाख 7 लाख फॉर्म कम से कम भरा गया है, या फिर आपको परीक्षा में कम से कम 5 लाख बच्चे, यहाँ पर 5 लाख के आसपास बच्चे आपको यहाँ पर अपीयर होते हुए दिखेंगे। जब इतना स्टूडेंट अपीयर होता है तो फिर पेपर टफ क्या इजी क्या, फिर आपकी कटअप कहीं ना कहीं 90 प्लस, तो फिर मित्रों इतनी सीटों पे भी रहेगी। 90 के नीचे मतलब आप सेफ फील नहीं करेंगे। और जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक आपके हाथ से मामला निकल जाता है, क्योंकि देखिए जो भी है, अगर बिहार के संदर्भ में भी इसका GS1, आपके GS2 और ख़ास तौर पे जो ऐसे है वो बहुत कम टाइम में तैयार नहीं होता। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ऐसे को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि इसमें 2 चीज़ें हैं आपकी। ऐसे में एक सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इसका ऑर्डर होता है। अगर आपको इसका ऑर्डर अच्छे से आता है, ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया। अब आपने अभी ऐतिहासिक पक्ष की बात की थी, फिर आप पॉलिटी पे गए, तुरंत फिर आप ऐतिहासिक पे आ गए, या फिर जब आप उसके तीसरे पेज में चल रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि अभी तक आपने ऐतिहासिक वाले पक्ष को ही 4 बार रिपीट कर दिया है। तो इसका ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका ऑर्डर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से, जिस तरीके से आप लेके जाना चाह रहे हैं, इसका ऑर्डर बहुत सही होना चाहिए। पहली चीज़ है ऑर्डर। दूसरा है निबंध, जिस पे कोई बंधन नहीं। तो यहाँ पर आपको इसके जितना ज़्यादा आप इसको डायमेंशन में लेके जा सकते हैं उतना आपको लेके जाना चाहिए। जितने ज़्यादा डायमेंशंस
और विद मतलब बहुत ही सुटेबल आप उसके साथ एग्जाम्पल और डेटा के साथ अगर उसे जस्टिफाई कर सकते हैं और पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए और पहले पैरा से दूसरे पैरा का एक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब वो स्मूथली आपके इतिहास से होते हुए धीरे धीरे राजनीति, ज्योग्राफी, भूगोल से जुड़ते हुए आपकी इकोनॉमी और ख़ास तौर पे नीचे बॉटम लेवल पे जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ते हुए आगे को बढ़े। तो एक बहुत अच्छा फ्लो होना चाहिए, ऑर्डर बहुत सही होना चाहिए, डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों के लिए जो आपके एडिटोरियल्स होते हैं ये बहुत मदद करते हैं मित्रों। आपको एडिटोरियल्स बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। एडिटोरियल बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट को, आपके डायमेंशंस को बिल्डअप करने के लिए। खास तौर पे आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अगर एमएसएमई को पढ़ा है तो उसके संदर्भ में सोचिए कि इस लेवल पे जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है किन देश में चल रही है, भारत में पॉलिसी के लेवल पे क्या है, सोशल स्कीम के लेवल पे क्या है, कौन से स्टेट हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, कुछ है, तो ये सारा डेटा मिलके आपकी थिंकिंग को कॉम्प्रहेंसिव अच्छा बनाता है। और यही सब चीज़ें आपको मदद भी करती है जब आप प्रारंभिक परीक्षा के भी क्वेश्चन टिक करते हैं ना, तो एक मैच्योरिटी होती है, आप उसको कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर पाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको वनस्पतियों का ज्ञान है तो कहीं ना कहीं वनस्पतियों के ज्ञान के आधार पे, उसके एटीट्यूड के आधार पे आप जान सकते हैं, जो पूरा उसका लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के प्रजाति के जानवर पाए जाएंगे। आपको अगर अच्छे से पता है कि वर्षा वन में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं तो आप उस पर टुंड्रा के जो जानवर हैं, रेंडियर वगैरह, उसको नहीं टिक करेंगे। तो ये एक कॉमन सेंस नॉलेज का बिल्डअप होता है। इसी के लिए मैंने आपको मित्रों बार बार कहा है कि मित्रों आप लोग जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कम से कम जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप कम से कम जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं इन्हें कम से कम आप 2 रीडिंग जरूर बहुत अच्छे से दीजिए। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख से लेके आप कम से कम लगातार 50 टेस्ट, 150 क्वेश्चन के आप 50 टेस्ट सॉल्व करिए। और उसके बाद ये स्टूडेंट मुझसे बात करे फ़ोन पे, मैंने आपको नंबर दे रखा है 99-115-17-168, ये मेरा नंबर है जिस पे आप मित्रों 2 से लेके 5 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी टाइम स्पेन में ही मुझसे बात कीजिए। इसमें मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई आप लोग यहाँ पर अगर इतना सेट लगाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कॉमन सेंस या फिर आपका डेटा डिटेल बहुत अच्छी ना हो और आप परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ियाँ नहीं कर सकते। आप खुद को बहुत बेहतर मानेंगे और आपको बड़ा अच्छा फील होगा अगर आपने 50 सेट लगाए हैं, 7,500 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यार 7,500 क्वेश्चन लगा चुका हूँ मैं स्टैंडर्ड बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं PYQ मैंने पढ़े हैं, मैंने UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आपके अंदर नॉलेज होगी, आप चीज़ों पे बोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे बहुत सारी चीज़ों में। जब आप पढ़ते कम हैं तो धीरे धीरे आप मन को, दिमाग को सांत्वना देने के लिए बहाने खोजने लगते हैं। जैसे आयोग करप्ट है, हमारे एक रिश्तेदार उनका ऐसे सिलेक्शन हो गया, मेरे एक मित्र थे उस साले को कुछ नहीं आता था, वो सिलेक्ट हो गया, वो ऐसा बन गया। इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को समझाने का प्रयास करते हैं, मनाने का कोशिश करते हैं कि भाई तू टैलेंटेड है, तूने मेहनत भी की, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर समय आएगा, ऐसा वैसा करके आप खुद को समझाते हैं। पर खुद को मैं कहूँगा कि समझाइए मत, खुद को ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल सच के सामने रखिए, एकदम सच के सामने कि भाई तुम पढ़े नहीं हो, तुमने ना तो स्टैंडर्ड बुक्स को 3 रीडिंग दी, ना तुमने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सेट लगाए। अब इस सिचुएशन में, इस लेवल में क्या सोच रहे हो कि भाई SDM बन जाओ। एक सरकार जो आपको एक गाड़ी देती है, 2 गार्ड देती है, महीने की 90,000 सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, इतनी सारी सुविधाएं आप प्राइवेट में सोच के देखिए वो कितना काम करवाते हैं 10 से 12 घंटे, तब जाके आपको 30,000 की सैलरी पकड़ाते हैं। तो समझने की कोशिश करिए और ख़ास तौर पे उस जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो एक जुड़ाव है उस पद के प्रति, उसको देखिए आप। और ख़ास तौर पे अगर आप सही में सही ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आप अपने स्तर पे, अगर आप एक SDM हैं, DSP हैं, तो आप अपने क्षेत्र में अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है कम से कम 50,000 लोगों की मदद कर सकते हैं अपने स्तर पे, अपने उसी कानूनी दायरे में रह के भी। तो समझिए मित्रों, इसके लिए बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करिए, पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस रहिए, मेंस पे दबा के आंसर राइटिंग करिए और खुद को ऊर्जा में बनाए रखिए। 10 घंटे अपनी ऊर्जा दीजिए, फिर देखा जाएगा जो भी होगा, पर 10 घंटे कम से कम, ये जो 10 का दम है ना, ये आप लेके आइए अपने अंदर। 10 घंटे आपने मेहनत देनी है। आप 7 घंटे अभी PT पढ़िए, 3 घंटे मेंस पे आप PYQ की आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस कीजिए, या कोई भी ग्रुप ज्वाइन करिए जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन अपने आप को आप इस तरह से बांध सकते हैं। और अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा का स्तर कम है, पहले भी आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़े, पूरे 10 घंटे आप पूरी तरह से खुद को फोकस रखिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पे। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके साथ समस्या, किसी तरीके की बात है, तो आप मुझे मैसेज करिए। और ख़ास तौर पे मित्रों, ये वीडियो जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उन्हें भी हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जोड़िए। बाकी पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। पर वास्तविकता को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को सच्चाई के पटल पे उतारिए।
कितनी भी ज़्यादा हर्ष रियलिटी हो, कितनी भी ज़्यादा मतलब दुखद हो, मित्रों सच का सामना करिए। अगर सच को और स्वीकारोक्ति आपके अंदर है, चरित्र के अंदर आपके स्वीकारोक्ति है, आप स्वीकार करते हैं अपनी गलतियों को, आप समझ जाइए उसी दिन आपका उत्थान स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन आपकी उन्नति स्टार्ट हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और अच्छे व्यक्ति बनिए।